गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार स्वामी, मेरे यूट्यूब चैनल MK बूस्टर पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें हमने DNA, RNA और जो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उनमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि DNA किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मुख्यतः 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो DNA की संरचना, दूसरा RNA और तीसरा आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिकों में स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक हम सबसे पहले ले रहे हैं DNA की संरचना। DNA की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो बड़ा DNA की संरचना के लिए हम पहले बात करें तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था विल्किंसन ने DNA एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, क्या लिखा है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा DNA की संरचना का अध्ययन किया था। लेकिन इसके बाद जो नाम हो वो आप सबका सुना हुआ है, वाटसन व क्रिक ने 1953 में एक्स-रे विवर्तन, बेटा शब्द पर गौर कर लेना, वाटसन व क्रिक ने 1953 में, सन पूछी गई एग्जाम एक दो बार, वाटसन व क्रिक ने 1953 में एक्स-रे विवर्तन तकनीक की सहायता से DNA की संरचना का अध्ययन किया था और DNA का एक मॉडल दिया था, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। DNA की संरचना देने के लिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो इन्होंने DNA की कुंडलित संरचना दी थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दी थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो याद करना, DNA की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने 1953 में। मेथड क्या काम में लिया था, एक्स-रे विवर्तन। तो हम बात करें DNA की संरचना की बात है। डबल हेलिक्स, क्या बोल रहे हैं, डबल हेलिकल या हेलिक्स बोल देते, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो DNA की द्विकुंडलित संरचना। तो हम यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि आपने क्लासों में देखा होगा कि इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर देखी होगी। तो होता क्या है बेटा इस स्ट्रक्चर में कि DNA की जो श्रृंखला होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो DNA बनता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला हो गई और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दूसरी श्रृंखला होती है। तो दोनों श्रृंखलाएं होती है, दो हो गए तो द्विकुंडलित और कुंडलन के रूप में होती है। तो DNA की जो श्रृंखला बनती है वो उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की द्विकुंडलित श्रृंखला होती है। अब इस श्रृंखला में एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को, इसको हम बोलते हैं एक कुंडलन, पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है। तो ये एक कुंडलन है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि DNA के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की DNA के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखना है 34 एंगस्ट्रॉम। DNA के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और ये विशेष बात रखना कि एक कुंडलन में, DNA के एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड
डीएनए के एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आंसर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा ये डीएनए कुंडलन का व्यास हो गया, तो ये डीएनए का जो कुंडलन ये लूप बन रहा है इसका व्यास है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, अर्थात 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो कुंडलन बना, ये लूप बना, इसका जो व्यास होता है, डीएनए का जो व्यास होता है उसकी दूरी कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके बाद एक विशेष बात ये होती है कि आपने वो पिछले वाली क्लास में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन सुना था। लिख रहा हूँ, प्यूरिन में 2 थे, एक तो था एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, और आपने पढ़ा था पिरीमिडीन। पिरीमिडीन में एक तो था साइटोसिन और एक था थायमिन। तो क्या होता है बेटा, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड में से ये यहाँ एडेनिन होगा, ये एडेनिन होगा, या ग्वानिन होगा, या साइटोसिन होगा, या थायमिन होगा। तो अगर एक में इनका श्रृंखला का क्रम है तो दूसरे में इनका क्रम अलग होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इन श्रृंखला में क्या होता है, जो प्यूरिन है, एडेनिन है, एडेनिन तो बंध बनाता है किसके साथ? थायमिन के साथ। एडेनिन बंध किसके साथ बनाता है? थायमिन के साथ बनाता है। और जो पिरीमिडीन है वो बंध बनाता है किसके साथ? पिरीमिडीन में जैसे आपने लिखा है साइटोसिन है वो ग्वानिन, या ऐसे भी याद कर सकते हो कि एडेनिन है वो थायमिन के साथ बंध बनाता है, या थायमिन एडेनिन के साथ बंध बनाएगा। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ बंध बनाता है। अब यहाँ और एक बात है, एडेनिन और थायमिन में जो बंध बनता है उसमें तो 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। तो बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो एक लाइन याद करना कि बेटा मैंने बनाया 8 का मतलब होता है 8, और 8 में कितने का भाग जाता है? 2। शब्द को पकड़ना, 8 को स्पेलिंग से नहीं, 8 वैसे होता है लेकिन अपने 8 को हम 8 बोल सकते हैं, 8 में 2 का भाग जाता है। तो सीधी बात है कि 8 का मतलब एडेनिन और थायमिन में बंध बनेगा, एडेनिन और थायमिन में बंध बनेगा, और कितने हाइड्रोजन बंध होंगे उनमें? 2 होंगे। तो ये विशेष बात रखना कि इनकी ये जो श्रृंखलाएं होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, उसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एडेनिन थायमिन के साथ बंध बनाएगा, जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बंध बनाएगा, साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बंध बनाएगा, और थायमिन है वो एडेनिन के साथ बंध बनाता है। तो ये अपने डीएनए की जो द्विकुणित संरचना थी उसके हमने यहाँ मुख्य मुख्य बिंदुओं की बात की। इसके बाद हम आगे बात करें तो ये बॉन्डिंग वाला विशेष ध्यान रखना, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पश्चात एक थोड़ा सा क्वेश्चन की बात मैं समझा रहा हूँ कि एक सिद्धांत है सेंट्रल डोगमा, जो क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया था। तो विशेष बात क्या है इसकी, यहाँ से समझना है कि देखो यहाँ पे ये लिखा मैंने डीएनए से बेटा आपका बनता है एमआरएनए, या आप आरएनए भी बोल सकते हो, और इससे बनता है आपका प्रोटीन। कंपटीशन क्लास में बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। तो सबसे पहले बात है, डीएनए में एक विशेष गुण होता है कि डीएनए क्या करता है, डीएनए से वो डीएनए का निर्माण कर सकता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण कर सकता है, अर्थात वो अपनी प्रतिलिपि बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन।
डुप्लीकेशन। तो जो डीएनए होता है वह स्वयं डीएनए का निर्माण कर सकता है, अपनी प्रतियां बना सकता है, इसे बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। अब हम इंपॉर्टेंट बात, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनने की तरीके जो प्रोसेस होती है उसका नाम होता है अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम बोलते हैं अनुलेखन, इंग्लिश में नाम होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन। तो ये दोनों याद रखने। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसे हम अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो सभी सजीवों में इस प्रकार से रिएक्शन चलती है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन। लेकिन ये कहीं पॉसिबल नहीं है कि एमआरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाए। हाँ, कुछ वायरस को छोड़ के बाकी सभी जीवों में ये प्रोसेस चलती है। तो ये तीन शब्द याद रखना है, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन क्या होता है, अनुलेखन क्या है और अनुवादन क्या है। तो प्रतिकृति या रेप्लिकेशन का मतलब तो है डीएनए से डीएनए का बनना, अनुलेखन का मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना या आरएनए बोल सकते हो आप, और एमआरएनए से किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, वो अनुवादन कहलाता। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये हम छोटी सी बात, वैसे डीएनए के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा हम आरएनए के लिए भी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लें कि कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि क्या लिखा है मैंने, आरएनए पूरा नाम आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था। तो जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। सबसे पहला आरएनए, फिर एमआरएनए और टीआरएनए। तो प्रश्न ये बन जाएगा कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, आरएनए का पूरा नाम हमने पिछली वाली क्लास में डिटेल से पढ़ा था, फिर भी लिख रहा हूं, क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यहां आपको याद रखना कि आरएनए का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना आरएनए का सबसे मुख्य कार्य होता है। इस आरएनए को हमने और पाया कहा जाता है, बात की थी केंद्रक में और कोशिका द्रव में। अब आरएनए वो 3 प्रकार का, आरआरएनए पूरा नाम होता है इसका राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा मात्रा में ये होता है। फिर आता है एमआरएनए, संदेश वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए। तीसरा है टीआरएनए, मतलब स्थानांतरण या ट्रांसफर बोलते थे इसको, ट्रांसफर आरएनए। तो हम बात कर रहे हैं कि एमआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। अब तीनों के हम काम की बात करें शॉर्ट में। देखो बेटा, टीआरएनए नाम से ट्रांसफर, स्थानांतरण, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण कौन करता है, टीआरएनए। तो ले सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का स्थानांतरण टीआरएनए करता है। अब बात करें एमआरएनए, नाम संदेश वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए, मतलब संदेश भेजता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक व कोशिका, केंद्रक व कोशिका के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो कार्य कौन करता है, एमआरएनए करता है। कि एमआरएनए के द्वारा जो क्या बोलते हैं
प्रोटीन निर्माण के लिए जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो कौन करेगा? mRNA करता है। जो rRNA होता है, राइबोसोमल RNA, जो राइबोसोम पर पाए जाते हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। यहाँ से दो बातें और इम्पोर्टेंट बता दूं मैं आपको कि DNA और RNA को आप यहाँ से समझने की कोशिश करना। सभी जीवों में आनुवांशिक इकाई जेनेटिक जो गुण होते हैं वो DNA के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं सभी में। लेकिन कुछ वायरस होते हैं वहाँ आनुवांशिक पदार्थ DNA के साथ RNA भी होगा। वायरस में तो DNA होगा या RNA होगा। नॉर्मली जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA होगा। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA में से एक जरूर होता है। ये थी आपके RNA के बारे में सामान्य जानकारी। अब बेटा अपना एक लास्ट टॉपिक बच गया है, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। बात करें हम, क्या लिखा मैंने? आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड। तो आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड की जब हम बात करें, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड की बात करें तो बेटा होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ना, DNA से जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो DNA से हम किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन। उसमें mRNA बीच में बनेगा। तो DNA से जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो इन्हीं आनुवांशिक कोड के द्वारा होता है। DNA से प्रोटीन का निर्माण इन्हीं आनुवांशिक कोड के द्वारा होता है। इसके बाद हम कुछ बातें कर लें आनुवांशिक कोड के लिए। अपने शरीर में कुल जो आनुवांशिक कोड है, अपने शरीर में कुल आनुवांशिक कोड है, उनकी संख्या कितनी है बेटा? 64 है। 64। 64 में से 61 जो आनुवांशिक कोड है वो तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, और 3 जो कोड होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो 64 आनुवांशिक कोड है, जेनेटिक कोड होते हैं, उनमें से 61 तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सहायक होते हैं, 61 प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और 3 उसमें सहायक होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बात रखना, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पर है कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं वो सभी कोशिकाओं के लिए समान होते हैं। कोशिकाओं के लिए समान होते हैं, ये नहीं कि सब जीवों के लिए अलग हो। जो जेनेटिक कोड होते हैं वो सभी कोशिकाओं के लिए यूनिवर्सल होते हैं, समान होते हैं। इसके अलावा जो आनुवांशिक कोड होते हैं वो ट्रिक होते हैं। ट्रिक का मतलब बेटा वो ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, 3-3 के समूह में होते हैं। तो आनुवांशिक कोड है वो ट्रिक होते हैं अर्थात ट्रिपलेट होते हैं, 3-3 के समूह में होते हैं। और इन 3 का जो समूह होता है उनमें कोमा, इस कोमा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ से एक बात और बता दूँ कि जो आनुवांशिक कोड थे वो 3-3 के समूह के रूप में होते हैं, जिनको हम ट्रिक या ट्रिपलेट कहते हैं, और ये क्या होते हैं कि कोमा रहित होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक आनुवांशिक कोड होता है वो अमीनो अम्ल, आनुवांशिक कोड जो प्रत्येक जो जेनेटिक कोड होता है वो अमीनो अम्ल के लिए होता है, और अमीनो अम्ल से फिर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ से आपको याद करना है कि जो प्रत्येक आनुवांशिक कोड होता है वो किसके लिए होता है? एमिनो एसिड के लिए होता है, और फिर एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा इन कोड्स के 2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि किसी भी प्रोटीन संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक प्रारंभिक कोडोन होता है जिससे इनका निर्माण क्रिया प्रारंभ होता है। तो प्रश्न आता है कि प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है? तो याद करना है AUG, इंपॉर्टेंट है AUG, जो मेथियोनिन अमीनो अम्ल पढ़ा था आपने, जो मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है कि प्रारंभिक कोडोन जो श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रारंभ करता है अभिक्रिया को, वो कौन सा कोड होता है? नाम है AUG। जो किसको कोड करता है?
मेथियोनिन को, अमीनो अम्ल को। इसके अलावा 3 कोडोन ऐसे होते हैं जिनको हम समापन कोडोन बोलते हैं। समापन कोडोन, किसी भी प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसको समाप्त विराम कोडोन, अभिक्रिया को समाप्त करने वाले कोडोन 3 होते हैं बेटा। इन तीनों के इंपॉर्टेंट नाम याद करने हैं। एक तो होता है बेटा UAA, एक होता है UAG और एक होगा UGA। UAA, UAG और UGA, ये तीनों के तीनों कोडोन कौन से कोडोन कहलाते हैं? समापन कोडोन कहलाते हैं। एक बात और बता दूं, इन अनुवांशिक कोड की अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने दी थी। तो मेरे बेटा इन 2 वीडियो, न्यूक्लिक अम्ल पार्ट 1 और न्यूक्लिक अम्ल पार्ट 2 में आपने न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, DNA RNA के बारे में थोड़े से ढंग से मैंने स्ट्रक्चर कंप्लीट करके बताई है। इसके अलावा जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड के थोड़े मोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। इन टॉपिक संबंधी कोई भी अगर आपको नोट चाहिए तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू बेटा।